अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम सेकंड वीडियो में जो हमारा सेकंड केस है बॉल एंड बॉल सिस्टम एसएचएम का ही, उसको हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली आपकी बुक में ना 3 सिस्टम्स प्रोवाइड किए गए ताकि हम एसएचएम के बारे में हमें अच्छे से नो हाउ हो जाए कि एसएचएम है क्या। समझने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास एग्जांपल्स ही होती हैं, और फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एग्जांपल्स के बगैर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं सकते। रियल लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में अपनी बहुत सी एग्जांपल्स दी, तो एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं आपके किसी भी कॉन्सेप्ट को फिज़िक्स के समझने के लिए। तो ये आप सेकंड केस है, आप सेकंड एग्जांपल समझ लें, बॉल एंड बॉल सिस्टम, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। अच्छा, इसको अब स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं ये एक बाउल हमने ले लिया। बाउल मतलब कर्व शेप में एक प्लेट होती है, प्लेन, ऐसा नहीं, ये एक इस तरह से कर्व बाउल भी होते हैं घरों में, आपने देखा होगा, मतलब कि जिसमें हम वो क्या कहते हैं, मतलब लाइक फ्रूट चाट रख ली या इस तरह की चीज़ें रख ली, उस तरह का जो बाउल होता है ये वो सरफेस है, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट में आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी चीज़ रेस्ट पे रहती है, क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो। तमाम फोर्सेस को हम का नेट, रिजल्टेंट को हम नेट भी कहते हैं। आपने अपने थर्ड चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ा भी था, नेट फोर्स इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। ये तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट नेट फोर्स होता है। अब कोई भी चीज़ मेन पॉइंट पे रेस्ट पे क्यों होती है? कि उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो है। मैं सिर्फ फोर्स ज़ीरो नहीं कह रहा, मेरे वर्ड्स को गौर से सुनिएगा, नेट फोर्स ज़ीरो है। आप अब इस टाइम मैं खड़ा भी हूँ, मुझ पर कई फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन मैं स्टिल खड़ा हूँ, रेस्ट में क्यों हूँ? क्योंकि मुझ पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो है। वो कैसे? अब जैसे मेरा वेट है, आपने पढ़ा हुआ है, वेट आपका हमेशा नीचे वाली साइड पे एक्ट करता है, डाउनवर्ड्स, अर्थ की तरफ। क्यों? क्योंकि अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से आपका वेट हमेशा, आप देखेंगे, वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, निचले साइड पे एक्ट करता है। लेकिन अब वेट नीचे एक्ट करे तो मुझे तो नीचे ही चले जाना चाहिए, ज़मीन से नीचे, लेकिन मैं क्यों ऊपर की तरफ हूँ? क्योंकि जितना मेरा वेट है, अर्थ यानी ज़मीन जो है, ये जो जहाँ पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो सरफेस जिस पे मैं खड़ा हूँ ज़मीन पर, ये उतनी ही रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रही है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? एक्शन रिएक्शन के इक्वल होता है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मेरा वेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 700 न्यूटन आ रहा है, मैस में इसकी वैल्यू होती है 70 kg, ये मैस है, लेकिन अगर मैं इसको वेट में कन्वर्ट कर लूँ तो 700 न्यूटन है, ठीक है। अब मेरा वेट 700 न्यूटन है, लेकिन मैं रेस्ट में क्यों हूँ? क्योंकि उतनी सेम फोर्स अर्थ भी लगा रही है ऊपर की तरफ, रिएक्शन, जिस ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उतनी ही 700 न्यूटन की फ़ोर्स में ऊपर वाली साइड पे लगा रही है। तो मैं क्या, किस पॉइंट पे हूँ? मैं रेस्ट पे हूँ। इसकी मिसाल ले लेते हैं, मैंने एक मार्कर पकड़ा हुआ है, यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है तो ये मार्कर इधर मूव करे, लेकिन अब अगर इधर फोर्स ज़्यादा हो जाए तो मार्कर इधर मूव करे। लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस सेम हो जाए, मिसाल है यहाँ पे भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, ये राइट हैंड राइट साइड पे इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट हैंड इधर मूव कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रेस्ट में मार्कर क्यों है? क्योंकि दोनों साइड पे फोर्सेस सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये इधर, लेकिन फोर्सेस सेम है। नेट क्या हो गया? ज़ीरो। नेट फोर्स क्या हो गई? ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो कैसे हो गई? अब मैं इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताया, तो इस साइड पे फोर्स 10 न्यूटन है, मार्कर की राइट साइड पे, जैसे मैंने अभी बताया था, मैं लेफ़्ट साइड से भी मूव करवाया था। अब दोनों फोर्सेस क्या हैं? सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। फिज़िक्स में जैसे मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में बताया था, दोनों फोर्सेस अगर सेम हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो एक को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, एक को नेगेटिव। मैं राइट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, लेफ़्ट को नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूँ। अब नेट फोर्स कैसे आती है? नेट का मतलब होता है रिजल्टेंट, और मैथ्स में आप जानते हैं रिजल्टेंट, रिज़ल्ट कब आता है? जब हम सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। तो 10 प्लस माइनस 10 हो जाएगा ना, कॉमन सेंस, क्योंकि ये माइनस में थी, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो नेट फोर्स आपकी क्या आ गई? ज़ीरो। अगर ये सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती, मिसाल मैं इसको यहाँ मूव करा रहा हूँ, तो ये लेफ्ट हैंड भी इसको राइट साइड पे मूव कराए और राइट हैंड भी इसको राइट पे मूव कराए, अब डायरेक्शन सेम है। अभी देखें ये इधर मूव कर रहा है, क्यों? कि सारी फोर्सेस इधर की तरफ एक्ट कर रही हैं। अब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है। मिसाल है, ये राइट हैंड भी इसको 10 न्यूटन की फोर्स लगा के इधर मूव करा रहा है, और लेफ्ट हैंड भी 10 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको इधर मूव करा रहा है, नतीजे में ये मूव कर रहा है, ठीक हो गया? नतीजे में क्या कर रहे हैं? इधर मूव कर रहे हैं। इसको भी देख लेते हैं। अब दोनों फोर्सेस के डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। डायरेक्शन सेम हो तो आप दोनों को पॉजिटिव करेंगे, ऐसे है ना, क्योंकि डायरेक्शन एक ही है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, 10 + 10, आंसर क्या आ रहा है? 20 न्यूटन। आप ये याद रखें, जब भी नेट फोर्स ज़ीरो हो वो चीज़ रेस्ट में रहेगी। जैसे ही आपकी नेट फोर्स ज़ीरो से कोई भी वैल्यू आ जाए, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, चीज़ मूव करने लग जाएगी।
ठीक हो गया, चीज़ क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। तो इसी वजह से ये इधर की तरफ मूव भी कर रहा है, क्योंकि अब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं रहा। मिसाल है, इधर 10 न्यूटन फोर्स है, इधर 4 न्यूटन फोर्स है, तो कॉमन सेंस है 10 न्यूटन ज़्यादा इधर है तो ये इधर मूव करने लग जाएगी। इसका क्या मतलब है, 10 न्यूटन इधर है, 4 इधर है, तो नेट फोर्स के मुताबिक अगर देखा जाए 10 माइनस 4 6 न्यूटन, तो ये 6 न्यूटन की फोर्स से इधर मूव कर रहा है। तो आपकी बॉडी किस वजह से मूव करती है, हमेशा नेट फोर्स की वजह से मूव करती है, ना कि एक दो फोर्सेस की वजह से। बात समझ में आई। जब किसी चीज़ पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हों तो उसकी मूवमेंट किसकी वजह से होती है, नेट फोर्स की वजह से। एक फोर्स है तो सिर्फ उसी की वजह से मूवमेंट होगी, लेकिन जब एक से ज़्यादा फोर्सेस आ रहे हैं तो नेट देखा जाता है कि टोटल फोर्स कितनी है जिसकी वजह से वो चीज़ मूव कर रही है। बात समझ में आई। तो इधर 10 न्यूटन है, इधर 4 न्यूटन है, तो उसको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली, ये इधर मूव कर देगा। लेकिन अगर इधर 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ और राइट साइड पे 4 न्यूटन की, तो आप किधर जाना चाहिए, अब इसको लेफ्ट पे जाना चाहिए, क्योंकि अब इधर फोर्स क्या होगी, ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं दोनों केसेस में नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, जिसकी वजह से वो पहले राइट साइड पे फोर्स ज़्यादा थी, वो इधर मूव करने लग गई थी। अब यहाँ पे लेफ्ट पे ज़्यादा है, वो इधर मूव करने लग गई है। तो ये चीज़ है। अब खैर बॉल एंड बॉल सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। ये फोर्सेस का टॉपिक एक्सप्लेन करना इसीलिए ज़रूरी था ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट कि आपकी नेट फोर्स ज़ीरो तक कोई चीज़ रेस्ट में क्यों होती है। अब यहाँ पे भी बॉल के सेंटर में ये बॉल रेस्ट में क्यों है, जितना इसका वेट है नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बॉल का रिएक्शन उतना ही है और ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। मिसाल है, इसका वेट बॉल का है 20 न्यूटन, कितना है, 20 न्यूटन। अब बॉल रेस्ट में क्यों है, क्योंकि रिएक्शन बॉल का वो भी कितना है, 20 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन के ऑपोजिट, मैंने उसको माइनस कर दिया। अब कॉमन सेंस, नेट फोर्स कैसे आएगा, हम इसको प्लस माइनस करेंगे, डायरेक्शन ऑपोजिट है, आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसको देख लेते हैं यहाँ पे नेट फोर्स। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, वेट इसका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो हम उसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, आंसर आ गया 0 न्यूटन। आप समझ रहे हैं यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो क्यों है। और जब भी नेट फोर्स ज़ीरो, मैंने अभी बताया, वो चीज़ रेस्ट में होती है। लेकिन जब हम इस बॉल को O से B पॉइंट तक ले आते हैं, हो सकता है बुक में यहाँ पे A लिखा हो, यहाँ पे B लिखा हो, मैंने एक्सट्रीम पोजीशंस को अपना नाम दे दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसको O से B तक ले आया। अब ज़ाहिर है मुझे यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी नेट फोर्स ज़ीरो के इक्वल नहीं रहेगी। क्यों, यहाँ पे आपको पता है हमेशा जब भी किसी चीज़ को एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाएं, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लग जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, उसको सेंटर पे लाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, वो इस बॉल का अपना वेट है, क्योंकि बॉल का वेट कहाँ पे बैलेंस था, मेन पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे लेके आते हैं, अब ये बैलेंस में नहीं रहा। क्यों, क्योंकि जितना इस आपकी जो बॉल है नीचे की तरफ इसका वेट एक्ट कर रहा है, बॉल इतना रिएक्शन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। यानी इसका मिसाल है वेट 20 न्यूटन है, तो हो सकता है रिएक्शन आपका 10 न्यूटन हो या 5 न्यूटन हो, वेट रिएक्शन के इक्वल नहीं रहा। अब रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट करना शुरू कर देगी। रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, हम इसको मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ बॉल का वेट तो यहाँ पे सेम है, इसका बॉल का वेट 20 न्यूटन है, लेकिन टेबल ये बॉल का रिएक्शन फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आ जाता है 10 न्यूटन। मैंने क्या बताया, कोई भी चीज़ कब मूव करती है, जब नेट फोर्स ज़ीरो ना हो। यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड कर लेते हैं। वेट इसका 20 न्यूटन है, लेकिन रिएक्शन क्या है 10 न्यूटन, और डायरेक्शन ऑपोजिट है। मैंने वेट को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया है और रिएक्शन को नेगेटिव कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो प्लस माइनस, रिएक्शन ऑपोजिट है, 20 माइनस 10, आंसर क्या आएगा 10 न्यूटन। अब आप देख रहे हैं आंसर ज़ीरो नहीं आ रहा, तो बॉल कहाँ जाएगा वापस। तो किसकी वजह से बॉल वापस जा रहा है, इसके अपने वेट की वजह से। वेट ज़्यादा है तो इसका वेट ही रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। इसका वेट क्या करेगा, इसको O पे लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो मेन पोजीशन पे बैलेंस्ड है। तो इसका वेट इसको कहाँ से, B से कहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, O पे। तो इसका वेट ही रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा, और यहाँ पे ये मूव करना शुरू कर देगा O की तरफ। O पे जाते हुए जैसे ही O पे पहुँचेगा, अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जब भी कोई चीज़ अपने मेन पोजीशन पे जाती है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाती है, ख़त्म। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है, वो उस चीज़ को सेंटर पॉइंट पे ले आए। सेंटर पॉइंट पे जैसे आएगी रिस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो है। नेट फोर्स ज़ीरो होने का क्या मतलब है, इसका वेट और रिएक्शन बॉल का क्या था, इक्वल था। नेट फोर्स क्या आई थी, ज़ीरो। इसका क्या मतलब है, नेट फोर्स भी यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ीरो। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बॉल का वेट और बॉल का रिएक्शन दोनों इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ये मैंने यहाँ पे जो पहले आपको समझाया। लेकिन बॉल फिर भी O पे नहीं रुकता, वो मूव करता करता A पे चला जाता है। ऐसा क्यों है, ये वही आपको जो फर्स्ट टॉपिक में समझाया था, इनर्शिया।
कि बॉल क्या करेगा, वो ओ पे नहीं रुकेगा, वो ए पे चला जाएगा, क्योंकि ओ पे आते आते उसकी स्पीड इतनी मैक्सिमम हो गई होती है। और जब किसी चीज़ की स्पीड मैक्सिमम हो तो वो फ़ौरन ब्रेक लगा के अपने आपको रोक नहीं सकती, उसको रुकने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी कहती है मैं मेरा मूवमेंट में हूँ, मैंने अपनी मूवमेंट के स्टेट को कंटिन्यू रखना है, मैंने अपना इनर्शिया जो मूवमेंट का है वो कंटिन्यू रखना है, मैंने अपने इनर्शिया को कंटिन्यू रखना है। तो वो ओ से ए पे जाती है, ए पे जाते जाते उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे ही ए पे पहुंच रही होती है, यहाँ पे आते आते स्पीड कम होने लग जाती है। क्यों? कि वेट दोबारा फिर उस साइड पे एक्ट करता है। जब हम यहाँ पे होते हैं तो वेट कहाँ एक्ट करता है? इस साइड पे। लेकिन जब बॉल इधर जा रहा होता है तो वेट कहाँ पे एक्ट करने लग जाता है? इस साइड पे। तो इसकी स्पीड बॉल की ए पे जाते जाते कम क्यों होती है? क्योंकि वेट ऑपोजिट साइड पे फोर्स लगाने लग जाता है कि मैंने दोबारा ओ पे जाना है। तो अल्टीमेटली आगे जाते जाते इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम। अब इसकी स्पीड आज जाते कम होती है। क्यों? क्योंकि वेट कहाँ पे फोर्स लगा रहा है? वेट कहता है मैंने दोबारा ओ पे आना है, तो ये मूव यहाँ से मैक्सिमम स्पीड पे आता है, यहाँ पे आते आते स्पीड कम होती है आहिस्ता आहिस्ता, और ए पे आके बॉल फिर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वेट यहाँ पे आके मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है, तो मैंने दोबारा कहाँ पे जाना है? ओ पॉइंट पे। क्योंकि वाइब्रेशन में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी चीज़ किसके गिर्द वाइब्रेट करती है? मेन पॉइंट के गिर्द। किसके गिर्द? आपकी मेन पोजीशन ओ है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब आपने किसी को रस्सी से बांधा, वो आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, आप उसको फोर्स लगा के पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, तो ज़ाहिर है पहले वो हो सकता है ज़्यादा स्पीड से भागे, बाद में उसको आप खींच लोगे, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, अल्टीमेटली वो रुक जाएगा। अब बात समझ में आई कि आप उसको पीछे की तरफ फोर्स लगा के रोक रहे हो और वो आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर वेट वही काम कर रहा है। बॉल का इनर्शिया इसको आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन वेट क्या करता है? वेट को पता है मैं इस यहाँ पे इस किसी भी पॉइंट पे मैं बैलेंस में नहीं हूँ, मैं ओ पे बैलेंस में। तो वेट क्या करेगा? अपने आप को सेंटर में लाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह इसकी स्पीड ऊपर जाते जाते कम होती है, अल्टीमेटली ए पे वो रुक जाता है। फिर वो कहाँ जाता है? ए से ओ, ओ से बी, और ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है अनटिल बॉल की फ्रिक्शन इसको स्टॉप ना कर दे, इसकी मूवमेंट को। तो इसकी जो आपकी मूवमेंट है कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही फ्रिक्शन रगर की वजह से बॉल की जो सरफेस है इसको फ्रिक्शन की वजह से रोक देगी, इसकी स्पीड कम होगी, थोड़ी देर बाद ये ओ पॉइंट पे आके रुक जाएगा। तो ये आपको बॉल एंड बॉल का सिस्टम था जो एसएचएम का दूसरा केस है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड हमने जो केस था वो भी समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।